एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडर गर्ल चैनल। तो अब तुम्हारे मिड टर्म 2 आ रहे हैं, तो उसके लिए आई है दोबारा दीदी वापस तुम्हारा यूनिट 4 लेके। अब यूनिट 4 में क्या क्या है? यूनिट 4 में है तुम्हारे C99 एक्सटेंशंस, तुम्हारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सर्चिंग सॉर्टिंग में तो तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। इसमें से भी ये वाले पीडीएफ से भी पढ़ाऊंगी, और अलग से एक पीपीटी है वो भी है, उससे भी पढ़ाऊंगी। मज़े ही आ जाएंगे तुम्हें दोनों तरफ से पढ़ के, सर्चिंग सॉर्टिंग। और तुम्हारे कुछ एल्गोज हैं, वो भी देख लेंगे। एल्गोज मतलब एल्गोरिदम, पढ़ा था हमने यूनिट 1 में, याद होगा सबको। नहीं पढ़ा तो देखना जाके यूनिट 1। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं C99 एक्सटेंशंस। अब C99 एक्सटेंशंस दीदी होते क्या हैं? C99 introduced several features to improve C programming। मतलब C प्रोग्रामिंग को और इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ सेवरल फीचर्स इंट्रोड्यूस करे थे, और उन फीचर्स में सबसे पहला आता है तुम्हारा वेरिएबल लेंथ एरेज। मतलब वेरिएबल जितना लेंथ हम एरे का बना सकते हैं। अलाउज डिक्लेयरिंग एरेज विद वेरिएबल साइजेस। जैसे मेरे इंट एन किया, ये मैंने वेरिएबल बनाया, तो एरे मैं इस नाम की भी बना सकती हूँ। तो ये मेरा आता है C99 एक्सटेंशंस में। ओके, तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। एग्जांपल में देखो क्या है। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल डाली #include stdio.h। फिर डाला हमने, ऑब्वियसली इसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है, इंट मेन प्रोग्रामर, या फिर प्रोग्राम का जहाँ से स्टार्ट होता है प्रोग्राम की जान कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एक इंट एन डिक्लेयर किया। हमने प्रिंट कराया एंटर एरे साइज। सपोज करो एंटर एरे साइज में हमने दिया 5 साइज, इसने स्कैन कर लिया। ठीक है, फिर हमने एक एरे बना दी इसी इंट एरे, और एन में जाके क्या यूज हो गया होगा? 5। बिल्कुल सही पकड़े। फिर हमने फॉर लूप लगा दिया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इधर ब्रैकेट भी आएगा। ब्रैकेट देखो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बताती हूँ क्यों नहीं लगाना ब्रैकेट इधर। क्योंकि इधर एक ही कंडीशन है, इधर एक ही कंडीशन है, तो ब्रैकेट लगाऊँ ना लगाऊँ एक ही बात है। ओके, समझ गए होगी इतनी बात। फिर मैंने प्रिंट एफ करा दिया, एरे एलिमेंट्स जो भी मैंने एलिमेंट्स डाले थे वो प्रिंट करा दिए। फिर उसको मैंने एरे एलिमेंट्स हर एक में लिख के आएगा 0 1 2 3 करके। फिर मैंने दोबारा फॉर लूप लगा दिया और उसको प्रिंट करा दिया एरे को। तो देखो क्या आएगा इसका आउटपुट। एरे साइज दिया मैंने 5, और एलिमेंट्स दिए प्रिंट एफ। फिर मैंने इसको, देखो मैंने 2 लूप लगाए हैं इसमें, दिख रहा है। पहला एक स्कैन कराने के लिए, एक स्कैन कराया पहले मैंने। सॉरी सॉरी, 2 लूप नहीं लगाए। देखो एक लूप में मैंने क्या दिया है, एरे आई, जो मेरा आई है, आई की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 0 1 2 3 4 तक जाएगी, क्योंकि 5 साइज दिया है। तो 0 इंटू 10 कर दो। 0 इंटू 10 कितना हुआ? 0। 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20, 30 40। तो ये तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। देखो यही है ना तुम्हारा आउटपुट, आ गया ना। तो C99 एक्सटेंशन में क्या आया तुम्हारा? सबसे पहला वेरिएबल लेंथ एरे। ओके, जिसमें हम कोई भी वेरिएबल की एरे, वेरिएबल जितना भी है उतने ही साइज की एरे बनाएंगे, और हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। इनलाइन फंक्शन क्या होता है दीदी? इनलाइन फंक्शन क्या है? इनलाइन फंक्शन जो होता है वो बड़ा स्मॉल होता है, और काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं फंक्शन में। ये क्या करता है, जो भी मेरी एक लाइन है, लाइन को स्मॉल कर देता है, और ये प्रोग्राम में बहुत एफिशिएंट होता है, एक लाइन का कोड बस। जैसे #include मैंने डाला, मैंने इनलाइन लगा दिया, इनलाइन इंट स्क्वायर। देखो दिख रहा है ना, ये थोड़ा बहुत फंक्शन की तरह। फंक्शन में भी तो ये होता था ना, इंट स्क्वायर, इंट एक्स आर्ग्यूमेंट दिए अंदर। फिर मैंने रिटर्न करा दिया तुम्हारा x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स रिटर्न करा दिया। लेकिन देखो एक चीज देखो, ये मेन के ऊपर आया है,
देख रहे हो, ये मेन के ऊपर है इनलाइन फंक्शन। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि इनलाइन फंक्शन हमें ना मेन के ऊपर आएगा। तो इनलाइन पहले आएगा मेरा इनलाइन कीवर्ड, फिर आएगा मेरा डेटा टाइप, फिर मेरा फंक्शन नेम, जो भी मेरा फंक्शन है, फिर जो भी मैं उसमें रिटर्न कराना चाहती हूँ वो। फिर एक चीज़ याद रखना, इनलाइन के साथ हमेशा हम रिटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। फिर मैंने क्या लिखा, इंट मेन प्रिंटफ करा दिया स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5 लिखा इधर मैंने। और ये जो ऊपर फंक्शन बनाया था स्क्वायर का, अब ये वाले फंक्शन में तुम्हारा स्क्वायर 5 बना है, ये स्क्वायर 5 कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और ऊपर देखिएगा कि स्क्वायर 5 में मैंने क्या डिक्लेयर किया है, एक्स। एक्स इधर क्या है, 5। तो 5 × 5 क्या होता है, 25। और मैंने लिखा है रिटर्न करा दे 25। तो क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू 25। आ गया ना आउटपुट, समझ गए। तीसरा क्या है दीदी, C99 एक्सटेंशन में बूल डेटा टाइप। बूल डेटा टाइप क्या बताता है, ट्रू या फॉल्स। या तो वो स्टेटमेंट ट्रू है या तो स्टेटमेंट वो फॉल्स है, वो बताता है मेरा बूल डेटा टाइप। अब क्या लिखा है, C99 इंट्रोड्यूसेस std bool डॉट एच, ये इसने हेडर फाइल निकाल दी ताकि मेरा ये ट्रू एंड फॉल्स को सपोर्ट कर सके। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। हेडर फाइल डाली। अब बूल डेटा टाइप के लिए तो इन्होंने एक और वो निकाली ना, तुम्हारी हेडर फाइल, तो भी डालनी पड़ेगी std bool डॉट एच। फिर मैंने क्या लिखा, इंट मेन बूल फ्लैग। बूल के साथ ना हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं फ्लैग लगाना। बूल फ्लैग इक्वल टू ट्रू, क्या है मेरा फ्लैग जो है मेरा ट्रू है। अगर मेरा फ्लैग, इफ फ्लैग, इसमें ये लिखा, देखो इफ फ्लैग, इधर मैंने लिख दिया सिर्फ इफ फ्लैग। मेरे को इफ फ्लैग लिखने की जरूरत ही नहीं है, इफ लगा दिया। और देखो एक ही मेरी कंडीशन है तो मैंने ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कर्ली ब्रैकेट। क्योंकि एक कंडीशन है तो कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, अगर 2-3 कंडीशंस होती है तो लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। printf boolean इज ट्रू, नेक्स्ट लाइन दे दिया तो boolean इज ट्रू आउटपुट में आ गया। अब आती तुम्हारी सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। अब सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में जैसे तुम्हें पता है हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं स्टूडियो डॉट एच। अब स्टूडियो डॉट एच में ना अलग अलग फंक्शंस आते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस आते हैं। जैसे मेरा प्रिंट एफ आता है, स्कैन एफ आता है, ये आता है, ये होता है मेरा एस टी डी ओ डॉट एच में, ठीक है, एस टी डी ओ डॉट एच में। अब एस टी डी लिब में क्या है, मेमोरी एलोकेशन, ये मेरा मेमोरी एलोकेशन में काम आता है। जैसे मेमोरी एलोकेशन में तुमने डीए में पढ़ा होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आता तुम्हारा मेलॉक, कैलॉक, री एलॉक और फ्री। तो ये तुम्हारा सारी किस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आता है, एस टी डी डॉट लिब में। अब मैथ डॉट एच में क्या आएगा दीदी, मैथ डॉट एच में तुम्हारे मैथमेटिकल फंक्शंस जो होंगे वो आएंगे, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें। एस टी डी स्ट्रिंग में क्या आएगी, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, जैसे मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। टाइम डॉट एच में क्या आएगा, डेट एंड टाइम यूटिलिटीज। सी टाइप डॉट एच में क्या आएगा, कैरेक्टर क्लासिफिकेशन फंक्शंस। एसर्ट डॉट एच में क्या आएगा, डीबगिंग एंड असर्शंस। सेट जंप डॉट एच में क्या आएगा, जंप फंक्शन, सेट जंप, लॉन्ग जंप। एस टी डार्क डॉट एच में क्या आएगा, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट फंक्शन, वैर लिस्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी। देखो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इतने डिटेल में नहीं है, बट ये तुम्हारे 3 नंबर में आती है, तो मैं तुम्हें एक जगह से और डिटेल में कराती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। तो देखो, ये देखो यहाँ खोला मैंने, देख लेते हैं यहाँ पर भी। देखो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में क्या है, पहले सबसे पहले स्टूडियो डॉट एच पढ़ा था। स्टूडियो डॉट एच का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ stdio.h। द फंक्शंस वी यूज द मोस्ट इंक्लूड, क्या क्या करते हैं, printf। printf क्या होता है, printf इज द आउटपुट ऑफ द स्क्रीन। printf हम किस लिए यूज करते हैं, जो भी मेरे कंसोल पे वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए मेरा printf यूज करते हैं। स्कैन एफ किस लिए यूज करते हैं, इनपुट के लिए, कि अगर मुझे कुछ भी यूजर से इनपुट लेना है तो मेरा स्कैन एफ करके देता है। गेट कैर मतलब
getchar is return characters typed on screen. जो भी कैरेक्टर हैं मेरे टाइप्ड ऑन स्क्रीन पे है वो मुझे रिटर्न करा देता है, तो वो होता है मेरा गेट कैर. पुट कैर क्या होता है? पुट कैर इज आउटपुट अ सिंगल कैरेक्टर टू द स्क्रीन. एक आउटपुट कराएगा सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, वो होता है मेरा पुट कैर. एफ ओपन क्या होता है? मैं कोई भी फाइल को अगर ओपन करना चाहती हूँ तो एफ ओपन फंक्शन यूज करूंगी, और अगर कोई भी फाइल को क्लोज करना चाहती हूँ तो एफ क्लोज. ये सारी चीज़ें आती है मेरी studio.h. stdio.h में मेरी ये सारी फाइल्स आती हैं. stdio.h की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी. अब दूसरा क्या पढ़ा था हमने? stdlib.h. किस लिए यूज़ करते थे इसको? डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ करते थे. मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ करते थे ना इसको. तो क्या है? इट इज़ द हेडर of the general purpose standard library of C programming, which includes functions involving memory allocation, process control, conversion and others. मतलब memory allocation के लिए भी यूज़ करते हैं, process control के लिए भी यूज़ करते हैं, conversions के लिए भी यूज़ करते हैं. std lib की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ओके. अब मेंबर्स क्या होते हैं इसके? मेंबर्स ऑफ stdlib.h कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग. क्या क्या मेंबर्स होते हैं इसके? कैटेगरीज, कन्वर्जन्स, मेमोरी, प्रोसेस कंट्रोल, सॉर्ट, सर्च एंड मैथमेटिक्स. ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ये मेंबर्स होते हैं. अब क्या है ये? ए टी ओ एफ टॉफ क्या है? स्ट्रिंग टू डबल में कन्वर्ट कर देता है. ए टी ओ आई स्ट्रिंग टू इंटीजर. ए टू एल स्ट्रिंग टू लॉन्ग. स्ट्रिंग टू डी मतलब स्ट्रिंग टू डबल. स्ट्रिंग टू एल मतलब स्ट्रिंग टू लॉन्ग इंट. स्ट्रिंग टू यू एल मतलब स्ट्रिंग टू अनसाइंड या लॉन्ग इंट. स्ट्रिंग टू एल एल मतलब स्ट्रिंग टू लॉन्ग लॉन्ग इंट. और क्या है? स्ट्रिंग टू यू एल एल मतलब स्ट्रिंग टू अनसाइंड लॉन्ग इंट इंट. ठीक है. अब इंट आर ए एन डी क्या है? आर एन डी वॉइड मतलब जनरेट अ सूडो रैंडम नंबर. कोई भी मेरा सूडो रैंडम, सूडो मतलब कोई भी मेरे जो सिस्टम में कोई भी रैंडम नंबर होगा वो मेरा जनरेट कर देगा, वो होता है इंट आर ए एन डी वॉइड में. इंट रैंडम वॉइड मतलब जनरेट अ सूडो रैंडम नंबर नॉट स्टैंडर्ड सी प्रोवाइड्स बाय पोसिक्स. ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी तुम पढ़ रहे हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इन सबको एक बार रीड कर जाना. अब मैं क्या एक एक रीड करने बैठूं? ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन मतलब मेमोरी एलोकेट करना. मेमोरी एलोकेट करना मतलब मेमोरी में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वो होता है मेमोरी एलोकेट करना. अगर उस वेरिएबल को मेरे को मेमोरी से हटाना है तो उसका मतलब होता है मेमोरी डी एलोकेट करना. मेमोरी डी एलोकेट करना. ठीक है. अब देखो इसमें क्या आता है. डीएमए में तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. थर्ड यूनिट में है ना तुम्हारा. क्या आता है? मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक, फ्री. मैलॉक का मतलब एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द हीप. एलोकेट कर देता है मेमोरी फ्रॉम द हीप. कैलॉग में भी सेम होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हमने यूनिट 3 में पढ़ा है तो वो वहाँ जाके पढ़ लेना. ठीक है. और डीएमए का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पक्का पढ़ के जाना. ओके. रीअलॉक में क्या होता है? एलोकेट मेमोरी फ्रॉम द हीप. इसमें भी एलोकेट करता है. फ्री में क्या करता है? रिलीज कर देता है. जो भी मेरी मेमोरी को अगर मुझे डिलीट करना है तो मेरा डिलीट कर देता है उसको. उसके लिए हम यूज करते हैं फ्री. प्रोसेस कंट्रोल में ये एक बार रीड कर लेना क्या आता है. अबॉर्ट, टर्मिनेट एग्जीक्यूशन एबनॉर्मली. अबॉर्ट कर देता है, एग्जिट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को. ठीक है. ये सारे एक बार रीड कर लेना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, इतना डेप्थ में पूछते नहीं है. ठीक है. सॉर्टिंग सर्चिंग के कंपैरिजन में क्या आता है? बी सर्च में बाइनरी सर्च ऑन अरे. क्यू सॉर्ट में सॉर्ट एन अरे. और मैथमेटिक्स में आता है इंट एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है मॉड वाली वैल्यू, वो निकालनी होती है तो हम एब्सोल्यूट लगाते हैं. लॉन्ग इंट, इंट एब्स, लॉन्ग इंट, डिवीजन, डिवीजन के लिए भी. अब कोन्यू डॉट एच में क्या होता है दीदी? कोन्यू डॉट एच इज अ सी हेडर फाइल यूज्ड मोस्टली बाय एमएस डॉस कंपाइलर. एमएस डॉस कंपाइलर से ही यूज करते थे ताकि हम कंसोल में प्रोवाइड कर सके इनपुट आउटपुट. अब ये पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. पहले हम तुमने देखा होगा हैश इंक्लूड stdio.h, फिर नीचे लिखते थे हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच. लेकिन आजकल हम अपने प्रोग्राम में कोन्यू डॉट एच नहीं इंक्लूड करते क्योंकि वो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट ही नहीं है.
ठीक है, और ना ही इसको POSIX में डिफाइन किया है। दिस हेडर declares several useful library functions for performing console input and output from a program। ठीक है, द लाइब्रेरी फंक्शन जो इसमें डिक्लेयर थे, KBHIT defines if a keyboard key was pressed, अगर कीबोर्ड की प्रेस्ड है। सी गेट्स मतलब रीड करता है स्ट्रिंग कोड डायरेक्टली फ्रॉम द कंसोल। सी स्कैनफ मतलब जो भी मेरा फॉर्मेटेड वैल्यू डायरेक्टली मैंने उसमें इनपुट कराई है यूजर से, तो मेरी रीड कर देता था वो स्कैनफ वाला। PUTCH मतलब पुट CH राइट से कैरेक्टर डायरेक्टली टू द कंसोल, सीधा कंसोल में डायरेक्टली वो कंसोल पे मेरा कैरेक्टर लिख देता था। ठीक है, सी पुट्स मतलब राइट अ स्ट्रिंग डायरेक्टली टू द कंसोल, वही स्ट्रिंग। देखो पुट CH में कैरेक्टर को लिखता था, स्ट्रिंग अलग है, कैरेक्टर अलग है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, सिर्फ मेरा एक कैरेक्टर, सिर्फ एक ए, और स्ट्रिंग मतलब मेरा पूरा नाम, जैसे मैंने लिखा आर्यन, तो ये मेरा पूरा नेम है ना, तो ये मेरा स्ट्रिंग है। सी printf मतलब फॉर्मेट्स वैल्यूज एंड राइट्स देम डायरेक्टली टू द कंसोल, फॉर्मेट करता है वैल्यूज को और राइट कर देता है डायरेक्टली टू द कंसोल। अभी क्या, CLSCR मतलब क्लियर्स दी स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर कर देता है। गेट कैरेक्टर एंट्री फ्रॉम द कंसोल, सीधा गेट करा देता है कैरेक्टर की एंट्री। अब क्या है, C type.h, इसमें क्या आता है, C type.h is a header file of C standard library, जो हमारे सेवरल, देखो ये वाली लाइन हर एक में चेप के आ जाना, हर एक हेडर फाइल में चेप आना कि सेवरल मेरे स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। एक लाइन ये फ्री की है, ठीक है, लंबा अगर कोई आंसर बनाना है तो ये एक लाइन चेप आना। दैट आर यूजफुल फॉर टेस्टिंग, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, मैपिंग के लिए कैरेक्टर्स की। ऑल फंक्शंस इट एक्सेप्ट int as parameter, int को ये as a parameter लेता है, whose value must be representable as a unsigned character। all functions return non-zero true value, non-zero value return करा देता है, तो हमें पता है। ठीक है, अब इसकी अलग अलग फंक्शंस है, देखो ये int is ISAL num int C, this function checks whether the passed character is alphanumeric, कि alphanumeric है। और नीचे क्या है, int alpha int C मतलब अगर मेरा कैरेक्टर अल्फाबेटिक है। ये अलग अलग फंक्शंस हैं कि ये मेरा इस डायरेक्ट डिजिट है कि डिजिट डेसिमल डिजिटल है या ग्राफ है, ग्राफिकल है। ये सारे एक बार पढ़ लेना, मैं सारे नहीं पढ़ा रही बिकॉज इतना इम्पोर्टेंट है नहीं जितना टाइम मैं इसमें लगा रही हूँ, तो ये एक बार पढ़ लेना है इसमें क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करा रही हूँ। द math.h हेडर डिफाइंस वेरियस मैथमेटिकल फंक्शन, बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन इंक्लूड करती है। कौन कौन से होते हैं, डबल ए क्रॉस डबल एक्स मतलब मेरी कोसाइन एक्स की वैल्यू रिटर्न करा देता है रेडियंस में। ठीक है दीदी, अब डबल ए साइन डबल एक्स मतलब मेरे साइन एक्स की वैल्यू रिटर्न करा देता है रेडियंस में। tan x डबल ए tan डबल एक्स मतलब मेरी टेंजेंट ऑफ एक्स की वैल्यू रिटर्न करा देता है रेडियंस में। ठीक है, अभी ऐसे ये सारे हैं, इनको भी एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अब string.h, दिस इज इम्पॉर्टेंट। string.h क्या करता है, डिफाइंस वेरियस फंक्शंस फॉर मैनिपुलेटिंग एरेज ऑफ कैरेक्टर्स। एरे, हम स्ट्रिंग का दूसरा नाम होता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स, घबराना नहीं, मैनिपुलेट करता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है, void asterisk, ये क्या क्या लिखा है, searches for the first occurrence of the character C। एक मिनट, इसमें तो देखो बड़ा फालतू लिखा है ये स्ट्रिंग.h में मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत फालतू है। इसमें क्या क्या फंक्शंस आते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग डॉट रिवर्स, तुम्हारा स्ट्रिंग लेंथ निकालने के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स के लिए यूज करते हैं। STRREV मतलब स्ट्रिंग मेरा जो अगर ABC है तो ये मेरा रिवर्स करके दे देगा CBA, ये मेरे फंक्शंस आते हैं string.h में। और STRLEN मतलब ये मेरे स्ट्रिंग की लेंथ बता देता है कि मेरी ये लेंथ कितनी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो यही होते हैं। और एक और होता है STRCPY मतलब मेरे स्ट्रिंग को कॉपी कर देता है। इसकी लिस्ट मैं तुम्हें प्रोवाइड कर लूंगी, ये जो भी नीचे लिखा है बहुत फालतू लिखा है, इतना तो तुम्हें याद भी नहीं करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, नीचे वाला बेकार है, सारा क्रॉस है। ठीक है,
इसको देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब आते प्रोसेस डॉट एच में, हेडर फाइल विच कंटेन्स फंक्शन डिक्लेरेशंस एंड मैक्रोज यूज्ड इन वर्किंग विद थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस। ये भी देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ाऊँ इसमें, इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं तुम्हारा बैक टू द वर्ड डॉक्यूमेंट पे, जिसमें मैं बता देती हूँ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडियो डॉट एच, stdlib.h, math.h, string.h, इसकी तो मैं तुम्हें बता ही दिया है, ये लिखे हुए देखो, ठीक है। और टाइम डॉट एच भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये 5 देख जाना अच्छे से, हो जाएगा तुम्हारा। अब आ जाते हैं बेसिक एल्गोरिदम्स में। अगर मेरे को फैक्टोरियल निकालना है, अब दीदी फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का साइन ऐसे होता है या ऐसे होता है, पढ़ा है ना तुमने 11th 12th में, बता रही हूँ क्या होता है फैक्टोरियल। अब देखो 1 फैक्टोरियल मतलब 1 से पहले क्या है 1, तो 1 ही आएगा। और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। अब मेरे को 2 का फैक्टोरियल निकालना है, मतलब 2, और उसका जो मेरा तुम्हारा उससे पहले वाला डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो मेरा फैक्टोरियल निकाल के दे देता है। तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अब 3 का फैक्टोरियल क्या होगा तुम बताओ, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 आ गया। वैसे ही 4 का फैक्टोरियल निकालूंगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। 5 का निकालूंगी, दैट इज 120। तो ये मेरे ऐसे फैक्टोरियल निकालते हैं। अब इसका एल्गो क्या होगा दीदी, अब देखो, अगर मेरा n अगर मेरा n 0 हुआ तो मेरा रिटर्न क्या होना चाहिए 1, क्योंकि मैंने देखा ना 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है। अगर मेरा n 0 है तो मेरा रिटर्न करा दे 1। और इधर हम एक और कंडीशन डाल सकते थे, और अगर मेरा n इक्वल इक्वल टू 1 है तो भी मेरा रिटर्न करा दे 1, एल्स मेरा फैक्टोरियल वाला फंक्शन चला दे और मेरा n इंटू फैक्टोरियल n-1 कर दे, ठीक है। अब इसका वो देख लेते हैं एक बार, प्रोग्राम क्या है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, हैश इंक्लूड stdu.h, यही लिखा है। अब लिखा है लॉन्ग, तुम लॉन्ग की जगह इंट यूज कर लेना, इंट फैक्टोरियल इंट n, ये मैंने फंक्शन बना दिया। अगर इफ कंडीशन दे दी, इफ n इक्वल इक्वल टू 0 है, n इक्वल इक्वल टू 0 है, इधर मैंने यूज किया रिकर्जन, क्या यूज किया, ये मेरा रिकर्जन का प्रोग्राम है, इधर मैंने रिकर्जन यूज किया है। इंट फैक्टोरियल इंट n, ठीक है, एक फंक्शन बनाया है इंट नाम का, इंट सॉरी फैक्टोरियल नाम का, जिसमें मैंने क्या कंडीशन क्या दी, अगर मेरा n 0 है तो रिटर्न करा दे 1, एक ही कंडीशन है तो मैंने ब्रैकेट नहीं दिए। अदरवाइज मेरा रिटर्न करा दे, एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, देखो रिटर्न करा दे, इस ब्लॉक से बाहर आ गया हो गए, रिटर्न करा दे n इंटू फैक्टोरियल n-1। फिर आ गई मैं इंट मेन पे। अब नम क्या है, इंट नम इक्वल टू मेरा 5 है, ठीक है दीदी। प्रिंट एफ कराऊंगी फैक्टोरियल, ऑफ परसेंटेज डी इज एल डी, बिकॉज लॉन्ग में दिया है तो तुम इधर डी कर लेना, लॉन्ग वाले डेटा टाइप के लिए हम एल डी फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, इसके बाद कहाँ जाएगा ये नम, नम मेरा 5 में डाल दिया, फैक्टोरियल नम में कहाँ ऊपर जाएगा, ये वाले फंक्शन पे जाएगा। अब इस वाले फंक्शन में मेरा इंट n क्या है 5, इंट क्या है 5 ना, नम की वैल्यू 5 है तो 5 इधर गई। तो क्या 5 इक्वल इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो इधर आ जाएगा। तो क्या आएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब दोबारा ये वाले फंक्शन पे जाएगा, नहीं है तो उस पे जाएगा। तो ये तुम्हारा एक रिकर्जन ट्री की तरह बन जाएगा, बताती हूँ देखो ऐसे, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये बन गया। अब ये तुम्हारा बनेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बनेगा। फिर ये तुम्हारा बनेगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। फिर ये बन जाएगा तुम्हारा 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फिर ये बन जाएगा तुम्हारा 1 इंटू फैक्टोरियल 0। अब 1 इंटू फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 इंटू 1, तो ये मेरा 1 आ गया। ये मेरा 2 इंटू 1 हो गया, तो ये हो गया, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 है, ये 6 हो गया। 4 इंटू 6 24,
5 इंटू 24 दैट इज 120। तो ऐसे रिकर्जन ट्री के थ्रू मेरा ये आंसर देखो आ गया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। आई होप कि तुम्हें रिकर्जन और रिकर्जन ट्री बताने में मैं सफल हुई होंगी। मैंने यूनिट 2 में भी ये करा रखा है, तो जाके देख लेना, एक बार रिवाइज करा दिया मैंने ऊपर से। अब आ जाओ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होती है दीदी? कुछ लोग देखो इसको जीरो से शुरू करते हैं, कुछ लोग वन से करते हैं, हम जीरो से शुरू करके देखते हैं क्या होता है। जीरो, फिर वन, फिर वन। क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। जीरो वन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो वन आएगा, और वन प्लस वन करेंगे तो टू आ जाएगा। मतलब जो भी मेरी नई टर्म बनती जा रही है उसको एग्जिस्टिंग टर्म के साथ ऐड करते जाओ। टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट। तो ऐसे ये चलती जाएगी। तो ये होती है मेरी फिबोनाची सीरीज। अब इसको एल्गोरिदम क्या है एल्गोरिदम? तो पहला लिखा है मैंने, स्टार्ट विद जीरो एंड वन। या तो जीरो से शुरू करो या तो वन से शुरू करो। सम द प्रीवियस टू नंबर्स टू गेट द न्यू वन। बिल्कुल यही किया दीदी हमने। अब इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हमने, इंट, हमने हेडर फाइल डाली हैश इंक्लूड stdio.h। फिर वॉइड मैंने डाल दिया फिबोनाची, एक फंक्शन बता दिया इंट n का। इधर भी मैं तुम्हारा अब फिबोनाची में भी मेरा क्या लगाया है मैंने, फिबोनाची मैंने ये नॉर्मल से किया है, मैंने इसमें रिकर्जन नहीं लगाया। ठीक है, देख लो। वॉइड फंक्शन लगा दिया इंट में। अगर मेरा ए, एक डब्बा बना दिया ए, जो मेरा जिधर मैंने जीरो वैल्यू साइन कर दी, और बी बना दिया वन। पहले ही मैंने दो वैल्यू साइन कर दी ताकि मेरी ये दो वैल्यूज को एग्जिस्टिंग को ऐड करता जाए। और एक मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल बना दिया, टेम्प नाम का डब्बा बना दिया। अब मैंने प्रिंटफ कराया फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज कराया और एक लूप लगा दिया। अगर मेरा आई 2 के बराबर है और n से छोटा है, मेरा n क्या है, मैं इंटरवेल में देखूंगी मेरा n क्या है। मेरा n क्या है, फिबोनाची है मेरा 5। तो मेरा n क्या है, मेरा n है 5। i इक्वल टू 2, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो टेम्प मेरा क्या हो जाएगा, टेम्प मेरा हो जाएगा, ये मेरे ट्रू है तो टेम्प मेरा हो जाएगा a प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन तो वन हो गया। टेम्प की वैल्यू मेरी वन आ जाएगी, टेम्प की वैल्यू मेरी वन आ जाएगी ना। फिर वन को इसने प्रिंट करा दिया, तो मेरा फिबोनाची सीरीज में, फिबोनाची सीरीज में तुम्हारा आ गया वन। पहले पहले नंबर पे वन आ गया, पहले नंबर पे तो वन आ गया ना। पहले नंबर पे देखो, पहले नंबर पे तुम्हारा वन नहीं आएगा बिकॉज टेम्प क्या है हमने, ठीक है, टेम्प में हमने ए प्लस बी दिया है, तो जीरो वन, फिर तुम्हारी टेम्प की वैल्यू वन आ जाएगी ऐड करके। ओके, अब देखो अब क्या किया मैंने, ए इक्वल टू बी कर दिया, प्रिंट करा के ए इक्वल टू बी, मतलब जो मेरी बी की वैल्यू थी, बी की वैल्यू मेरी क्या हो गई, वन, वन हो गई ना। और बी इक्वल टू टेम्प कर दिया, जो मेरी अब टेम्प की वैल्यू है, टेम्प की वैल्यू, बी की वैल्यू वन थी, टेम्प की वैल्यू भी वन थी मेरी इधर, ये दोनों वन वन थी, तो इन दोनों को ऐड कराना है। इन दोनों को ऐड कराऊंगी ना। अब ये मेरा हो गया, अब मेरी ए और बी की वैल्यू अपडेट हो गई। तो ऐसे ही मैं दोबारा जाऊंगी फिबोनाची पे। फिबोनाची मेरा अभी टू था, आई टू था, ट्रू हो गया। अब तीन होगा तो दोबारा चलेगा, तो इधर क्या आ जाएगा टू, फिर इधर आ जाएगा थ्री। ठीक है, तो ये मेरी फिबोनाची सीरीज ऐसे प्रिंट करा दी मैंने। अब ली, अब हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग भी अच्छे से देख ही लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सर्चिंग क्या है, सर्चिंग is a method of finding a element position from a group of element in data structure। data structure हटा दो, such as array, linked list, ये सब हटा दो, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। सर्चिंग क्या है, नाम ही बता रहा है, किसी चीज़ को ढूंढना। हम कोई एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सर्चिंग। सर्चिंग मतलब जैसे सपोज करो 10, 20, 30, 40। अब ये एक तुम्हारे पास एरे दी है, अब बोल दे कि इसमें से मेरे को 30 को सर्च करके बताओ कि 30 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। अब इंडेक्स सबको पता है क्या होता है, 0, 1, 2, 3, ये होता है मेरा इंडेक्स। अब वो बोलेगा कि मेरे को 30 सर्च करके बताओ, तो वो सर्चिंग करने के भी मेरे दो मेथड होते हैं। देख लेते हैं दो मेथड कौन कौन से होते हैं। मेरा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च काफ़ी इजी होता है,
और बाइनरी सर्च इससे ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं इसको। तो देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं दोनों को। अब लीनियर सर्च क्या है? देखो, लीनियर सर्च को सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, नाम याद रखना, लीनियर सर्च को सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। इट इज़ बेसिक, बताया था, इट इज़ बेसिक सिंपल सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। लीनियर सर्च स्टार्ट्स एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट एंड चेक्स एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट। वही है कि ये शुरुआत पहले से करेगा, जैसे मैंने बताया था कि मेरे को 30 ढूंढना है, तो ये शुरुआत फर्स्ट से करेगा, एक एक करके कंपेयर करता जाएगा। अगर मेरा की इक्वल इक्वल टू आ गया तो मेरे आई को प्रिंट करवा दो, यही लिखूंगी ना मैं। तो बिगिनिंग से शुरू करेगा कंपेयर करना, जब तक मेरा टारगेट एलिमेंट नहीं मिलता तब तक वो सर्च करेगा। और क्या है? लीनियर सर्च कंपेयर्स द एलिमेंट विद ऑल अदर एलिमेंट्स गिवन इन द लिस्ट। जो भी तुम्हारे एरे में या किसी में होगी उससे एक एक करके कंपेयर करेगा। अगर एलिमेंट नहीं मिला तो वो, अगर एलिमेंट नहीं मिला तो उसका ऑब्वियसली इंडेक्स नहीं होगा, तो इट विल रिटर्न अ -1। अगर एलिमेंट नहीं मिला एरे में तो मेरे को दिखा देगा एलिमेंट नॉट फाउंड विथ -1। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो, नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम कि वर्क कैसे करता है। लेट्स टेक एन अनसॉर्टेड एरे। अब सर्चिंग है तो मैंने एक इसमें अनसॉर्टेड एरे ली है। इट विल इजी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ लीनियर सर्च विद एन एग्जांपल। जैसे देखो, 70 40 30 11 57 41 25 14 52। अब मेरे को इधर सर्च करना है k इक्वल टू 41। अब मेरा कौन से इंडेक्स पे? 5वें इंडेक्स पे है। मेरे को ये 5 प्रिंट कराना है, इसका इंडेक्स प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगी? नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट एंड कंपेयर k इक्वल टू 1। मैं एक एक करके कंपेयर करती रहूंगी। क्या 70 मेरा 41 की इक्वल है? नहीं, तो मेरा पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। क्या मेरा 40 41 की इक्वल है? नहीं, तो मेरा पॉइंटर 30 पे आ जाएगा। क्या मेरा 30 41 की इक्वल है? नहीं, इधर आ जाएगा। क्या मेरा 11 41 की इक्वल है? नहीं। क्या मेरा 57 41 की इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या 41 इक्वल टू 41 है? बिल्कुल। तो एलिमेंट फाउंड, और इसका इंडेक्स मेरा रिटर्न करा देगा, दैट इज 5। तो द वैल्यू ऑफ k दैट इज 41 इज नॉट मैच्ड विद द फर्स्ट एलिमेंट, वो हमने देख लिया, मैच नहीं हुई ऑफ एन एरे। So move to the next element and follow the same process until the respective element is found. ऐसे स्टेप्स पूरे लिख के आओगे और ये दिखा के आना कि 70 इज नॉट इक्वल टू 41, 40 इज नॉट इक्वल टू 41। ऐसे दिखा के आना कि देखो मेरा 70 से पॉइंटर मेरा 40 पे गया, 40 से पॉइंटर मेरा 30 पे गया, 30 से मेरा 11 पे गया, 11 से 57 पे गया, फिर 41 पे गया और एलिमेंट मेरा मिल गया। तो 41 मेरा मिल गया है, ठीक है। तो देख लो एक बार कि कैसे दिखाते हैं। देखो, इन्होंने भी यही लिखा है 70। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आगे क्यों भाग गया ये? चलो देख लेते हैं। अरे देखो, कोई नहीं, हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। ओहो, क्या हो गया? लेजर पॉइंटर ले लिया हमने। देखो 70 40 30 11 57 41 25 14 52 यही थे। अब मेरा k नॉट इक्वल टू 40 है, इधर इधर वाले इटरेशन पे आ जाएगा। फिर इधर वाला इटरेशन मेरा नहीं इक्वल, k इक्वल टू नॉट 30 है, इधर 11 पे आ जाएगा। 11 इज नॉट इक्वल टू k, अगले इटरेशन पे आ जाएगा। k इज नॉट इक्वल टू 57, फिर ये अगले पे आ। तो नाउ द एलिमेंट टू बी सर्च इज फाउंड, यहाँ मिल गया मेरा एलिमेंट। सो एल्गोरिथम विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द मैच्ड एलिमेंट। तो ये मेरा लीनियर सर्च है, बहुत आसान है, ठीक है। बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट, जैसे हमने लीनियर सर्च में पढ़ा था। बाइनरी सर्च भी वही है, इज यूज्ड फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे में हम एलिमेंट को सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च को यूज करते हैं। इट इज़ यूजफुल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन अरे। मतलब कम से कम 7 या 8 एलिमेंट्स होंगे तो हम बाइनरी सर्च लगा देते हैं। These searching techniques looks for a particular element by comparing the middle most element
ऑफ द कलेक्शन। मतलब इसमें हम स्टार्टिंग मिडल एलिमेंट से करते हैं। पहले हम मिडल एलिमेंट को कंपेयर करते हैं अपने की से, जिसको हमें निकालना है। मिडल को हम कंपेयर करते हैं जो हमें निकालना है। मिडल एलिमेंट को कंपेयर करते हैं की एलिमेंट से। अगर मिडल एलिमेंट तुम्हारा की से छोटा होता है तो इसका मतलब हम लेफ्ट साइड में फाइंड करेंगे। और अगर तुम्हारा मिडल की से बड़ा होता है तो हम इसकी राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे, इधर इधर राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू हाउ डज बाइनरी सर्च वर्क। अब देखो हमने लिया 10, 12, 24, 29, 39, 40, 51, 56 और 69। ठीक है, 8 मेरी इसकी लेंथ, एरे की लेंथ कितनी है? लेंथ है मेरी 9 एलिमेंट्स हैं और इंडेक्स 8 तक जा रहा है। इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे सर्च करना है k इक्वल टू 56। अब मैं क्या करूँगी? मिडल निकालूंगी। मिडल कैसे निकालते हैं? मिडल निकालते हैं तुम्हारा 56 मुझे फाइंड करना है, मिडल निकालना है। देखो दिस प्लस दिस, देखो दिस प्लस दिस, 0 प्लस 8, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मेरा आएगा 4। तो फोर्थ इंडेक्स मेरा है मिडल। अब मैं चेक करूंगी क्या मेरा 39 मेरा बड़ा है? मेरा 39 मेरा छोटा है ना, 56 मेरा बड़ा है। तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं जाऊंगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक करूंगी मैं, इधर वाली साइड 40, 51, 56 यहाँ से कंपेयर करना शुरू कर दूंगी। तो देखो गई ना मैं, ए मिड बन गया मेरा यहाँ से। देखो मेरा यहाँ से पीछे देखो, मेरा मिड एलिमेंट ये था, ये मेरे बराबर तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगी? एक पॉइंटर अपना मिड से बढ़ा दूंगी तो मेरा पॉइंटर 5 पे आ जाएगा। 5 पे आ जाएगा। अब मैं कंपेयर करूँगी 5 प्लस 8 को। 5 प्लस 8 करूँगी तो कितना आएगा? 5 प्लस 8, इन दोनों का मिडल निकालूंगी, डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो कितना आएगा? 13 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका आधा करूँगी तो क्या आएगा? 6। तो इधर इधर मेरा पॉइंटर आ जाएगा 6 पे। देखो 6 पे आ गया मेरा पॉइंटर, दिख रहा है। अब मैं चेक करूंगी क्या ये 6 और 8, 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 करूंगी तो कितना आएगा मेरा पास? कितना आएगा? कितना आएगा? जल्दी बताओ। 15/2 कितना आ गया? 7। तो अब मेरा पॉइंटर 7 पे आ गया। क्या मेरा 56 इक्वल टू 56 है? बिल्कुल। तो मेरा एलिमेंट फाउंड एट 7th लोकेशन ऑफ द एरे। नाउ द एलिमेंट टू सर्च इज फाउंड, मिल गया। सो एल्गोरिथम विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट मैच्ड, जो भी इंडेक्स मैच हो रहा है। देखो बाइनरी सर्च में कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मिडल निकालते जाना है। पहले मैं स्टार्टिंग का मिडल निकालूंगी फर्स्ट और लास्ट करके, जिनका बीच में मिडल आएगा फिर मैं उसको बीच के मिडल को लेके यहाँ से फिर इसका मिडल निकालूंगी। फिर इनका कुछ मिडल आएगा, अगर वो बराबर नहीं आता तब तक मिडल निकालती जाऊंगी। तो ये बहुत एफिशिएंट होता है तुम्हारा एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आ जाते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग का मतलब ही क्या है दीदी? या तो हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल। Sorting is a method of elements of an array in a particular format, either ascending or descending order. Ascending descending order तो हमने पढ़ रखा है। Ascending मतलब सीधा लगाना, जैसे ये है। Descending मतलब उल्टा लगाना, जैसे कि ये है। ठीक है, अब ये भी 3 टाइप्स की हैं, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या होता है। अब देखो इंसर्शन सॉर्ट क्या है। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम अरेंजेस अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, अरेंज करता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है दीदी, समझ गए। इन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम एवरी इटरेशन मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड टू सॉर्टेड पोर्शन। मतलब इंसर्शन सॉर्ट में
हर एक इटरेशन मूव करती है अनसॉर्टेड से सॉर्टेड पोर्शन में। ये तो पता है दीदी, ये तो होना ही है सॉर्टिंग में, और क्या होगा। until all the elements are sorted in the list, जब तक सॉर्ट नहीं हो जाते तब तक हम इधर उधर स्वैप ही करते रहेंगे। दिस एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट, जिसको हम लार्ज डेटा सेट के लिए यूज नहीं करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट को हम स्मॉल डेटा सेट के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले इसका एल्गो देखो। देखो एल्गो में क्या लिखा है, इफ स्टेप वन ये है, इफ इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। हमेशा याद रखना किसमें, इंसर्शन सॉर्ट में। इंसर्शन सॉर्ट में तुम्हारा जो पहला वन सेकेंड, इंसर्शन सॉर्ट में तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है। फर्स्ट एलिमेंट इज सॉर्टेड, यू डोंट नीड टू सॉर्ट इट। फर्स्ट एलिमेंट को हम सॉर्टेड ही मानते हैं, तो सेकेंड इटरेशन से शुरू होता है, ठीक है। फिर हम स्टेप टू में क्या करते हैं, स्पिक नेक्स्ट एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट उठाते हैं, फिर कंपेयर करते जाते हैं हर एक एलिमेंट से। कंपेयर विद और एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट। शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स, अब जब तक वो सॉर्ट नहीं हो जाते तब तक शिफ्ट करते रहो या स्वैप करते रहो, स्वैप बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। फिर रिपीट करते रहो जब तक ये सॉर्ट ना हो जाए। तो ये 5-6 स्टेप एल्गो के हैं। अगर तुम्हें सॉर्टिंग आए पेपर में तो सॉर्टिंग का डेफिनेशन, फिर एल्गो, फिर उसका एक एग्जाम्पल कर दो। ये 3 स्टेप बहुत होते हैं। अगर प्रोग्राम लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है, वैसे इन तीनों में भी 5 नंबर पूरे मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, अच्छे लोग करके आना पेपर। अब देखो इसका ये है एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल। अब देखो क्या है, इनिशियली मेरे को ये वाली एरे दी गई थी 23 1 10 5 2। अब मैंने बताया था कि मैं फर्स्ट को हमेशा क्या मानूंगी, सॉरी क्या हो जाता है इसको, देखो मैंने बताया था कि फर्स्ट को मैं हमेशा सॉर्टेड मानूंगी, तो पहला स्टेप मेरा सॉर्टेड। अब मैं कंपेयर करना शुरू करूंगी। मैं कंपेयर कहाँ से करूंगी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाले से मैं कंपेयर करना शुरू करूंगी, यहाँ से ऐसे ऐसे कंपेयर करूंगी। जैसे 23 वन था तो इसको वन से कंपेयर करूंगी, क्या मेरा वन छोटा है, तो हाँ मेरा ये फर्स्ट पास हो गया। अब मैं कंपेयर करूंगी, क्या मेरा 10 23 से छोटा है, बिल्कुल, तो मेरा 10 देखो यहाँ आ गया। अब मैं चेक करूंगी, क्या मेरा 5 मेरा आगे आना चाहिए, तो 5 मेरा कहाँ आ जाएगा, 10 के आगे आ जाएगा। अब 2 मेरा कहाँ आ जाएगा, 5 के आगे। मतलब मेरे को कंपेयर करते जाना है अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले से, और उसको अरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचाते जाना है नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। जैसे 23 और 1 को कंपेयर किया तो 1 आगे आ गया, 1 आगे आ गया ना, रुको, जैसे 23 और 1 को किया तो देखो 1 आगे आ गया। अब 10 को किया, 10 कहाँ आ जाएगा, 1 के आगे, तो 10 यहाँ आ गया। अब 5 कहाँ आएगा, 5 10 के आगे आ जाएगा, तो 5 देखो इधर आ गया। अब 2 कहाँ आएगा, 2 5 के आगे आ जाएगा, तो 2 इधर आ गया। बन गई ना सॉर्टेड एरे। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, दिस इज द सॉर्टेड एरे यूजिंग सेलेक्ट इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, यूजिंग आई एस लिख रही हूँ इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। अब देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है। इन सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट इज सेलेक्टेड, फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, एंड इट इज कंपेयर्ड विद ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसको हर एक रिमेनिंग एलिमेंट से कंपेयर करते जाते हैं, ठीक है। इफ एनी एलिमेंट इज स्मॉलर देन द सेलेक्टेड एलिमेंट देन द बोथ आर स्वैप्ड। अगर मेरा कोई भी एलिमेंट सेलेक्टेड एलिमेंट से छोटा है तो वो दोनों स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट पोजीशन इज फिल्ड विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। याद रखना सिलेक्शन सॉर्ट में हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। फर्स्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। This procedure is repeated until we get a array that is sorted.
अब एग्जाम, इसका पहले एल्गो फिर एग्जाम्पल। अब देखो एल्गो में क्या है, सेट सेट मिनिमम, यहाँ आता है मिनिमम, मिनिमम एट लोकेशन ज़ीरो, सेट करते हैं मिनिमम एट लोकेशन ज़ीरो, फिर सर्च करते हैं मिनिमम एलिमेंट को लिस्ट में, स्वैप कर देते हैं अगर मेरा लोकेशन जो है मिनिमम है उसे स्वैप कर देते हैं, फिर इंक्रीमेंट कर देते हैं मिनिमम टू पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, पॉइंट कर देते हैं दूसरे एलिमेंट को, फिर रिपीट करते हैं जब तक मेरी एक सॉर्टेड लिस्ट नहीं बन जाती। अब देखो एग्जाम्पल इसका, देखो 7542 ये था। अब मैं क्या करूँगी, जो सबसे छोटा होगा उसको मैं सबसे आगे लाऊंगी, 2 मेरा सबसे छोटा है। अब ये मेरा बन गया सॉर्टेड एरे। अब मैं इन तीनों में देखूंगी अगले स्टेप में, स्टेप 2 में, कि इन तीनों में से मेरा कौन सा छोटा है उसको आगे ले आऊंगी। अब देखो कौन सा छोटा है, 4 छोटा है तो 4 आगे आ गया। अब ये दोनों सॉर्टेड है, ये दोनों अनसॉर्टेड है, बट ये इधर मेरा मिनिमम एलिमेंट आ गया, ये मिनिमम लोकेशन है, तो मिनिमम लोकेशन ये तो यहीं रहेगी, तो ये 3 सॉर्ट बन गए, ये अनसॉर्टेड है, तो ये मिनिमम एलिमेंट इधर 7 पे आ गया, तो ये सॉर्ट बन गया, सॉर्टेड एरे बन गई। तो ये होता है तुम्हारा सिलेक्शन सॉर्ट, बहुत आसान है कि मिनिमम वाले को आगे आगे करते जाओ और स्वैप करते जाओ, सबसे पहले मिनिमम पहुंचा दो, करते जाओ। अब आता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट इंपॉर्टेंट है। बबल सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इट ऑलवेज अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हमेशा हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूज डेटा सेट, ह्यूज डेटा सेट के लिए इसको हम यूज नहीं करते। ऑलवेज कंपेयर टू आइटम्स एट द टाइम एंड स्वैप देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, अगर रॉन्ग ऑर्डर में तो स्वैप कर देते हैं। Iteration is repeated until no swaps are needed, which means list is sorted, which means list is sorted। एक मिनट रुकना जरा, एक चीज चेक कर ली जाए। इसमें जो तुम्हारा लिखा था ना कि बबल सॉर्ट इज सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको थोड़ा सा कट करके असेंडिंग ऑर्डर कर दो, क्योंकि तुम्हारे में असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला नहीं है, तो इधर असेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए। ये गलत लिखा है, मिसप्रिंटिंग है, इधर सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो सॉर्टिंग में तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ही कर रहे हैं तीनों, सिलेक्शन इंसर्शन और बबल को, ठीक है। तो तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये इसका एल्गो है कि बिगिन करते हैं बबल सॉर्ट को लिस्ट। ये तुम्हारा देखो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा कोड का ही कॉपी किया हुआ है, कोड को ही अपनी भाषा में लिखा हुआ है। देखा, बिगिन बबल सॉर्ट लिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, इफ लिस्ट आई ग्रेटर देन इक्वल टू लिस्ट आई प्लस वन तो स्वैप कर दो, एंड इफ एंड फॉर रिटर्न एंड बबल सॉर्ट। कितना आसान है इसका एल्गोरिथम। अब देखो क्या कैसे करते हैं। अब देखो इसमें लिखा है कि मेरे पास एक एरे दी है, एरे दी है 40 50 30 20 और 10, ये एरे है। अब मेरे को इसको अरेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको वर्टिकली ऐसे लिख लूँगी सारे एलिमेंट्स को, और दो दो करके कंपेयर करूँगी। क्या मेरा 40 50 से छोटा है, बिल्कुल, तो ये तो यहीं रहेगा, तो ये मेरा बन गया एक पास। अब मैं चेक करूँगी क्या मेरा 50 30 से छोटा है, नहीं, तो मेरा 30 देखो ऊपर आ जाएगा, 30 ऊपर आ गया। अब मैं चेक करूँगी क्या मेरा 50 20 से छोटा है, नहीं, तो 20 ऊपर आ जाएगा, तो ये मेरी एक वेव बन गई। अब मैं चेक करूँगी क्या मेरा 50 10 से छोटा है, नहीं, 10 इधर आ जाएगा, तो ये मेरी बन गई पहली इटरेशन। ऐसे कंपेयर करती जाऊंगी। अब ऐसे ही मेरी दूसरी इटरेशन में आएगी। दूसरी इटरेशन में कैसे लूँगी, जो मेरी ये पहली इटरेशन में, जो मेरी ये पहली इटरेशन में आया है ये वाला पार्ट, ये वाली पूरी एरे लूँगी, ठीक है। तो मैंने ली तुम्हारी ये वाली एरे, ठीक है, ये वाली एरे पूरी ले ली मैंने। अब मैं कंपेयर करूंगी इसको, क्या मेरा 40 30 से छोटा है, नहीं, तो 30 इधर आ जाएगा। अब मैं चेक करूंगी क्या 40 मेरे 20 से छोटा है, नहीं, तो 20 ऊपर आ जाएगा। अब मैं चेक करूंगी क्या मेरा 40 10 से छोटा है, नहीं, तो 10 मेरा इधर आ गया। हो गया ये मेरा दूसरा इटरेशन है। अब ये वाली अरे मेरी इटरेशन 3 में आ जाएगी।
क्या मेरा 30 20 से छोटा है? नहीं, 20 ऊपर स्वैप हो जाएगा। अब चेक करेगा क्या 30 मेरा 10 से छोटा? नहीं, तो 10 ऊपर आ जाएगा। अब ये तो शॉर्ट ही है कि 10 फिर 40 और 50, ये तो शॉर्ट है। ये हो गई मेरी इटरेशन 3। चौथी इटरेशन में क्या होगा? वही पिछले वाली एरे लेंगे। क्या मेरा 20 10 से छोटा है? नहीं, तो ये तो स्वैप हो गया। अब देखो ये बन गई ना सॉर्टेड एरे। तो ऐसे हम सॉर्ट करते हैं बबल सॉर्ट में। ठीक है, अब बता देती हूँ, एक समरी देती हूँ। देखो इंसर्शन सॉर्ट में क्या था, इंसर्शन सॉर्ट में बताती जाती हूँ क्या था। एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, हल्का सा ओवरव्यू, सबका फटाफट से रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखो इंसर्शन सॉर्ट में क्या था तुम्हारा, इंसर्शन सॉर्ट में हमारा एग्जाम्पल क्या था। इंसर्शन सॉर्ट में, इंसर्शन सॉर्ट में हम पहला हमेशा सॉर्टेड मानते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करते जाते हैं। ठीक है, जब तक मेरा सॉर्ट नहीं हो जाता तब तक उसको मैं कंपेयर करती जाती हूँ। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि जो मेरी फर्स्ट पोजीशन है वो हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट से मैं रिप्लेस कर देती हूँ। जैसे मैंने इधर किया कि मेरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 थी, तो मैंने 2 से यहाँ रिप्लेस कर दिया, इसको सॉर्टेड एरे कर दिया। फिर जो 3 बजे उनको अनसॉर्टेड किया, फिर जो मेरा उनसे छोटा एलिमेंट है उसको सॉर्टेड में डाल दिया, और जो अनसॉर्टेड बचे ऐसे करके मैंने सॉर्ट कर लिया एरे। बबल सॉर्ट में क्या किया, बबल सॉर्ट में मैंने दो एलिमेंट्स को मैं कंपेयर करती गई, कौन सा छोटा है उसको मैं ऊपर करती गई। तो इसमें बहुत सारी इटरेशन लगी। जैसे इसमें मेरे कितने 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे, तो मेरी इसमें 4 इटरेशन लगी। तो इटरेशन निकालने का फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ इटरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। तो इसमें 5 एलिमेंट्स थे, 5 लेंथ थी, तो n-1 करूंगी तो मेरी इटरेशंस आ जाएंगी। ठीक है, ये होता है बबल सॉर्ट। तो ये देख लिया हमने सॉर्टिंग और सर्चिंग, दोनों का ही 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो देख के जाना ध्यान से। और कुछ अगर ना समझ आया तो कमेंट कर देना, बता दूंगी उसका। ठीक है, लीनियर सर्च क्या होता है दीदी? लीनियर सर्च में कोई भी एलिमेंट को सर्च करना होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, इसको हम सिंपल सिंपल सर्च है ये, और सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं मेरे हिसाब से, इसी को बोलते हैं। हाँ, इसको सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। एल्गोरिदम क्या है, ट्रांसफर्स दी एरे, पूरी एरे में ट्रांसफर्स करना है। अगर एलिमेंट मिल गया तो उसका इंडेक्स रिटर्न करा देना। इंडेक्स मतलब जो भी एरे का इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब 1 2 3 4 5, ये तुम्हारी एरे है 10 20 30 40 0 1 2 3 4। हाँ, तो ये ऊपर वाला तुम्हारा हमेशा इंडेक्स तुम्हारा 0 से शुरू होता है, तो ये तुम्हारा इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4। एल्स रिटर्न क्या कराए, रिटर्न करा दे -1। अगर तुम्हें एलिमेंट नहीं मिला तो रिटर्न करा देना 0 -1। माइनस मतलब फॉल्स भी होता है, इधर हम बोल भी लगा सकते थे, अगर पॉसिबल हो तो लगा देंगे। अब देखो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। अब मैंने इंट एक दोबारा से लीनियर सर्च का फंक्शन बना दिया, जिसमें मैंने एक एरे दे दी, इंट n उसका साइज दे दिया, और की दे दी कि मेरे को कौन सा एलिमेंट, की का मतलब क्या है, जो एलिमेंट मेरे को सर्च करना है, जो एलिमेंट मेरे को सर्च करना है वो मेरी की होती है। अब मैंने इधर एक लूप लगा दिया, अगर फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n, एरे के साइज तक जाएगा i प्लस प्लस। अगर मेरा एरे का एलिमेंट इक्वल टू की है, इधर मैंने कंपेयर कर दिया, इधर मैंने कंपेयर कर दिया, तो रिटर्न करा दे आई मतलब उसका इंडेक्स, इंडेक्स प्रिंट करा दियो। अगर नहीं है तो रिटर्न करा दियो -1, रिटर्न करा दियो -1। अब देखो मेन में क्या लिखा है, मैंने एक एरे बनाई, एरे मैंने बनाई जिसके अंदर है 10 20 30 40 50। ठीक है, की मेरा क्या है 30, 30 को मैंने की बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इंट इंडेक्स इक्वल टू लीनियर सर्च एरे 5 की। एरे का साइज कितना दिया है मैंने, n क्या है 5, की क्या है 30। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा ये वाले फंक्शन पे, ये था ना तुम्हारा, ये फंक्शन था। अब ये तुम्हारे देखेगा, ये तुम्हारा फंक्शन डिक्लेयर कहाँ हुआ है, यहाँ डिक्लेयर हुआ है। अब देखेगा कि यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर क्या किया है, डिक्लेयर ये किया है
कि अगर मेरा i इक्वल टू 0 है और i अगर लेस देन मेरा 5 है, ट्रू है, चेक करेगा ये क्या 10 इक्वल टू 30 है, ये तो नहीं है, तो ये तो रिटर्न करा देगा -1, रिटर्न करा देगा अभी के लिए -1, ठीक है, -1। बट ये तो फॉल्स हो गई, ये रिटर्न हो जाएगा। अब मैं दोबारा कंडीशन चेक करूंगी कि आई मेरा 1 हुआ और ये लेस देन 5 है, बिल्कुल इधर चेक करेगा क्या मेरा ये 20 30 के बराबर है, नहीं बिल्कुल नहीं है, रिटर्न करा देगा -1। अब ये चेक करेगा क्या मेरा आई इक्वल टू 2 लेस देन 5, बिल्कुल है। क्या मेरा ये 30 इक्वल टू 30 है, तो ये तो आ गया, तो मेरा रिटर्न हो जाएगा इंडेक्स। क्या हो जाएगा, मेरा रिटर्न करा देगा ये इंडेक्स, लिखा है ना ये आई रिटर्न आई, ये लिखा है ना रिटर्न आई, तो ये मेरा इंडेक्स रिटर्न करा देगा। तो 30 मेरा इंडेक्स किस पे है, 2 पे है, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे है, तो मेरा सेकेंड इंडेक्स प्रिंट करा देगा। देखो सेकेंड इंडेक्स, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2, यही लिखा है ना। अब देखो इसमें नीचे मैंने एक और कंडीशन लिखी है, इफ इंडेक्स अगर नहीं -1 के बराबर आ रहा तो मेरा प्रिंट करा देना एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, बिल्कुल वही हुआ। एल्स नहीं तो प्रिंट करा देगा, प्रिंट करा देना एलिमेंट नॉट फाउंड। बढ़िया, समझ गए। अब आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से बेटर माना जाता है और एफिशिएंट भी होता है बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा, ठीक है। देख लेते हैं एल्गोरिथम में क्या है, फाइंड द मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट को फाइंड करेंगे हम इसमें। अगर एलिमेंट मिल गया तो सही है, रिटर्न करा देना उसका इंडेक्स, नहीं है तो फिर लेफ्ट और राइट को सर्च करते रहना। यहाँ पे ऐसे होता है कि मिडल वाले को पहले हम मिडल वाले से कंपेयर करना शुरू करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या प्रोग्राम ही है। क्या किया मैंने, बाइनरी सर्च का एक फंक्शन बनाया जिसमें एरे दे दी, इंट लेफ्ट इंट राइट और इंट की दे दी जो मुझे फाइंड करनी है। अगर मेरा लेफ्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट है तो मेरा इंट जो होगा, मेरा मिड का फॉर्मूला होता है मिड इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2, ये मेरा मिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मेरा मिड निकल आएगा, जो भी मेरा मिड होगा, मतलब अगर मेरे 4 एलिमेंट हैं, अगर मुझे इसका मिड निकालना है तो लेफ्ट वाला ये और राइट माइनस लेफ्ट कर दूंगी, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी, तो मेरा मिड एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा मिड एलिमेंट की के बराबर है तो रिटर्न करा देना मिड ही। अगर मेरा मिड एलिमेंट की से छोटा है तो मेरा लेफ्ट को कर देना, छोटा है मतलब लेफ्ट में, क्योंकि जो भी मेरी ये सर्चिंग में मेरी जो एरे होती है वो सॉर्टेड होती है, तो लेफ्ट में तो सारे मेरे स्मॉल ही होंगे सारे, क्योंकि मेरी इंक्रीजिंग में होती है, तो इधर तो मेरे सारे छोटे होंगे। अगर मेरी मिड वैल्यू अगर मेरी मिड वैल्यू की से छोटी है तो मेरा लेफ्ट में सर्च करना, तो इसीलिए मैंने लेफ्ट को कर दिया मिड +1, एल्स राइट को कर देना मिड माइनस, मतलब मिड में से माइनस कर देना, तो वो हो जाएगा मेरा। अगर इनमें से मेरे को एलिमेंट मिला ही नहीं तो रिटर्न करा देना -1। अब देखो एरे बनाई है वही 10 20 30 की मेरा 30 है, मैंने बाइनरी सर्च लगाया और मैंने अपने फंक्शन को कॉल करा। अब देखो मेरा जो बाइनरी सर्च में मेरा मिड एलिमेंट क्या आएगा, 10 20 30 40 50 ये है, तो मेरा मिड एलिमेंट तुम्हारा आएगा इसको इसको 1 0 1 2 3 4 0 + 4/2 ये आ रहा है, तो मिड एलिमेंट इक्वल टू मिड एलिमेंट, तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2। ये तो बहुत एफिशिएंट है, तो एक ही बारी में ही एक ही इटरेशन में एक ही बारी में मेरा आंसर निकाल के दे दिया, तो कितना एफिशिएंट है, ठीक है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम देख लेते हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होती है, तो आओ देख लेते हैं। सबसे पहले है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का ये है तुम्हारा सिंटेक्स या प्रोग्राम कह लो, कि प्रोग्राम क्या है, वॉइड बबल सॉर्ट का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर इंट एरे डाल दी,
इंट एन मतलब उसका साइज डाल दिया एरे का, साइज ऑफ एन एरे, साइज ऑफ एन एरे, ठीक है। फिर मैंने लगाया एक लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1, n-1 तक चलाया लूप को, आई प्लस प्लस। इधर देखो मैंने नेस्टेड लूप लगाया है। नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप के अंदर लूप लगाया है, देख रहे हो, फॉर एंड फॉर, लूप के अंदर लूप लगाया। फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू n-i-1, दिख रहा है ये, j प्लस प्लस। अब मैंने क्या किया, अगर इफ, देखो सॉर्टिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, तुम्हें एलिमेंट्स दिए होते हैं और तुम्हें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो अगर मेरा इंट ए आर ऑफ जे मेरा इससे बड़ा है, मतलब प्रीसीडिंग एलिमेंट अगर मेरा, प्रीवियस एलिमेंट अगर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो वो क्या कर दे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना दे और उस टेम्प में डाल दे मेरा जो मेरा बड़ा है वो डाल दे। अगर मेरा बड़ा वाला एलिमेंट इंट जे इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे प्लस 1 निकल आया, तो टेम्प में वो डाल दे। इतनी बात समझे? मेरे को पता है कि तुम्हें इसका प्रोग्राम ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने तुम्हें सॉर्टिंग एल्गोरिथम एकदम उसमें कराई है डिटेल में पहले, तो वो देखना पहले, ठीक है। जो मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट में जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें सिर्फ प्रोग्राम है, इससे पहले मैंने ऊपर तुम्हें सॉर्टिंग एकदम अच्छे से कराई है, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो बस मुझे चेक करना है कि क्या मेरा प्रीवियस वाला पहले से बड़ा है, तो मेरे को स्वैप स्वैप करते जाना है। ये मेरे स्वैप का फंक्शन है, टेम्प वाला, याद है ना, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में हमने यही तो प्रोग्राम देखा था कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में हम ऐसे ही तो स्वैप करते हैं, इंट टेम्प लेके ऐसे ही करते थे ना। बस वही है, नेस्टेड दो लूप लगाए, उसके अंदर चेक करते गए, अगर मेरा प्रीवियस वाला मेरे पहले से बड़ा है तो उसको स्वैप कर दो, बस स्वैपिंग करी और कुछ नहीं किया। इंसर्शन सॉर्ट का भी देख लो, एक हमने एक वॉइड इंसर्शन सॉर्ट नाम का वो बनाया है फंक्शन, जिसके अंदर एरे दी है और उसका साइज दिया है। इसके अंदर हमने सिंगल लूप लगाया, इसके अंदर हमने सिर्फ सिंगल लूप लगाया। फॉर इंट आई इक्वल टू 1 और 1 से शुरू किया, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अगर मेरी की क्या है, अगर मेरी की इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई है, तो मेरा जे को माइनस कर दो। जे में देखो मैंने एक और लूप लगाया, देखो इधर भी सिंगल लूप नहीं है, इधर भी नेस्टेड लूप है। एक मैंने फॉर लूप लगाया है, एक मैंने वाइल लूप लगाया है। आप इधर वाइल लूप की जगह फॉर लूप भी लगा सकते थे, मैं तो बोलूँगी फॉर लूप ही लगाना, क्योंकि वाइल लूप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, फॉर लूप लगाना बहुत आसान होता है, ठीक है, प्रेफरेबल भी वही होता है। तो देखो पहले इन्होंने डिक्लेयर किया कि जे कहाँ से शुरू हो रहा है, जे शुरू हो रहा है तुम्हारा 0 से, तो यहाँ लिख दो फॉर जे इक्वल टू 0, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, और क्या है, और मेरी देखो दो चीज़ें हैं कि जे मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और मेरा जो ए आर आर ऑफ जे है वो मेरा ग्रेटर देन की होना चाहिए, की से बड़ा होना चाहिए। तो मेरा उसको बढ़ा दो, एक इंडेक्स बढ़ा दो और उसमें वैल्यू डाल दो और जे माइनस माइनस कर दो और फिर जे प्लस प्लस करके उसमें की डाल दो। इधर भी हमने मेनली स्वैप ही किया है, बस तुम कहाँ फंसे होगे, वाइल लूप में, वाइल लगाना ही मत, फॉर लूप का इस्तेमाल करना, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। सिलेक्शन सॉर्ट देख लेते हैं। देखो सिलेक्शन सॉर्ट में भी मैंने प्रोग्राम एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एरे डाली और उसके अंदर एरे का साइज डाल दिया। फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन n-1 आई प्लस प्लस। मिनिमम इंडेक्स निकाला इसमें जो मेरा था आई, आई मतलब 0,
फिर मैंने फॉर लगाया जे, मैंने जे यूज किया है, जे इक्वल टू i+1 मतलब 1 से शुरू हो रहा है, जे लेस देन इक्वल टू मतलब मेरे साइज से कम होना चाहिए। अगर मेरा जो पहले इंडेक्स पे वेरिएबल है वो मेरे मिनिमम इंडेक्स से कम है, तो मेरे मिनिमम इंडेक्स पे जे की वैल्यू डाल देना, मतलब यहाँ स्टार्टिंग में मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मिनिमम आ जाएगा। और फिर मैंने इधर स्वैपिंग कर दी, ये मेरे स्वैप का फंक्शन है टेम्प वाला। तो हर एक में स्वैपिंग तो देखो मस्त ही मस्त है, क्योंकि आपको सॉर्ट करना है। एक सपोज करो ऐसे एरे दी है 10 5 3 2 1, तो इसको मेरे को सॉर्ट करना है। मेरे को सॉर्ट करना है तो अलग अलग मेथड है सॉर्ट करने के लिए, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये 3 सॉर्ट है तुम्हारे सिलेबस में। तो मेनली सॉर्टिंग पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और इस 5 नंबर की क्वेश्चन में तुम्हें क्या अटेम्प्ट करना है, तुम्हें सॉर्टिंग, ये जो भी सॉर्ट आएगी उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद तुम प्रॉपर एक एग्जाम्पल लेके करके आओगी कि कैसे स्वैपिंग हो रही है, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर के बाद तुम उसका प्रोग्राम लिख देते हो तो एग्जामिनर पूरे 5 नंबर देगा तुम्हें, पूरे 5 नंबर। मैं लिख के दे सकती हूँ, पूरे फुल नंबर देगा, क्योंकि वो इम्प्रेस हो जाएगा। तुमने डेफिनेशन भी लिखी है, फिर एग्जाम्पल लेके प्रॉपर समझाया भी है कि सॉर्टिंग कैसे हो रही है, एक एग्जाम्पल लेके, और उसका प्रोग्राम भी लिखा है। तो उसको एग्जामिनर को और क्या चाहिए तुमसे ठीक है। तो सॉर्टिंग तीनों इम्पोर्टेंट है, सर्चिंग भी दोनों इम्पोर्टेंट है। वैसे सर्चिंग लीनियर सर्च कम पूछते हैं, बाइनरी सर्च तो फेवरेट है एग्जामिनर का। तो अच्छे से करके जाना, सॉर्टिंग तीनों करके जाना। डाइसी है कि इन तीनों में से कुछ भी आ जाए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्वायर रूट कैलकुलेशन। अब हम दीदी स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दो, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में है तो डिस्कस कर लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, ये तुम्हारी हेडर फाइल, ये तुम्हारा mat.h, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो sqrt वाला फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। इंट मेन डबल, अगर 25 का मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है तो मैंने लिखा, पहले मैंने प्रिंट कराया, इधर इसका आउटपुट बताती हूँ क्या आएगा। क्या प्रिंट कराया मैंने कंसोल पे, स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये %.2f, मतलब मेरे 2 पॉइंट तक ये मुझे प्रिंट कराएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 0.2 लगा देते हैं मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट कराएगा। तो 25.00 इज क्या आ जाएगा मेरा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो मेरा ये कैलकुलेट करके दे देगा। दिस इज द फंक्शन दैट इज included in standard library that is called math.h, ये हमने पढ़ लिया है। अब है एरे रिवर्सल। एरे रिवर्सल मतलब जैसे मेरे को एक सपोज करो एरे दिया है 10 20 30 40, अब मेरे को पूरी एरे को रिवर्स करना है, मतलब 40 30 20 10 ऐसे बनाना है। तो कैसे करूँगी मैं, तो मैंने एक फंक्शन बनाया void reverse array, उसके अंदर एरे डाल दिया, उसका साइज डाल दिया। हमेशा याद रखना, अगर मैं एरे से डील कर रही हूँ तो फंक्शन के अंदर हमेशा एरे डालूंगी और उसका साइज डालूंगी, ये फिक्स्ड होता है। ओके, अब मैंने क्या किया, एक लूप लगाया। लूप कहाँ तक लगाया, देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मैंने लूप कहाँ तक लगाया। लूप शुरू हो रहा है मेरा i इक्वल टू 0 से, i इक्वल टू 0 से i लेस देन n/2। n/2 मतलब, n/2 मतलब दीदी इसके साइज से हाफ तक, जैसे इसका 1 2 3 4 0 1 2 3 4, इसका मेरा साइज है 4, 4/2 मतलब 2, तो लेस देन 2, लेस देन 2 तक ये मेरा क्या करेगा, स्वैपिंग करेगा। क्या करेगा, स्वैपिंग करेगा। इंट टेम्प इक्वल टू ARR ऑफ 1, मतलब टेम्प में मेरा क्या है, टेम्प वाले में मेरा है 10 वैल्यू। ठीक है, फिर ARR ऑफ i क्या है मेरा, n-i, मतलब n4 माइनस i क्या है 0 -1, मतलब ARR ऑफ 3, ARR ऑफ 3, ARR ऑफ 3 पे क्या है 40, 40 है ना, मेरा ARR ऑफ i पे आ गया 40। और n माइनस, मतलब n कितना है मेरा, n है 4, इधर 4 है ना मेरा,
4 है, 4 मेरे एरे का साइज है। माइनस आई 0 माइनस 1 मतलब ए आर ऑफ 3 इक्वल टू टेम्प की क्या है 10 वैल्यू, और ए आर ऑफ आई पे 40 आ गई। तो ये देख रहे हो, ये दोनों स्वैप हो गए मेरे। ठीक है, इधर भी स्वैपिंग ही है, रिवर्स करना है, इधर भी मैंने स्वैपिंग ही लगाई है। समझ गए, पूरा एरे रिवर्स हो जाएगा इससे। अब लास्ट है स्ट्रिंग रिवर्सल, देख लेते हैं ये भी। वही पहले मैंने हेडर फाइल डाली। स्ट्रिंग में हमेशा याद रखना हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल डालनी इज मैंडेटरी, वरना एग्जामिनर तुम्हें जूते मारेगा नंबर नहीं देगा मतलब। तो अच्छे से देख लो। तो इंट मेन शुरू किया, फिर मैंने लिखा कैर str हेलो, हेलो दिया मैंने। अब मैंने एक फंक्शन लगा दिया, फंक्शन ये str रिवर्स मेरा कौन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आता है, स्ट्रिंग डॉट एच में आता है, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में आता है, तो इसलिए लगा दिया। और मेरा स्ट्रिंग रिवर्स हो गया, तो इसका आउटपुट मेरा क्या आया होगा वो भी बता देती हूँ। इसका आउटपुट आया होगा रिवर्स्ड स्ट्रिंग इक्वल टू OLLEH. This is the output of this program. I hope कि तुम्हें यूनिट 4 एकदम अच्छे से समझ आई होगी, मैं होप कर रही हूँ। अब मैं इधर यूनिट 4 से तुम्हें थोड़ा सा करा देती हूँ कि तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पे, कि तुम्हें कोई भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दे दी जाएगी और तुम्हें उसके बारे में डेप्थ में बताना पड़ेगा। और तुम्हारा बन सकता है सॉर्टिंग, तीनों सॉर्टिंग देख के जाना कि 3 सॉर्टिंग क्या होती है। और सर्चिंग में देखो, सर्चिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लीनियर और बाइनरी, बट बाइनरी में मैं डबल स्टार लगाऊंगी क्योंकि बाइनरी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो पूछा जाता है। ठीक है, और ये तुम्हारे जो छुटपुट वाले प्रोग्राम थे, एरे रिवर्सल, स्ट्रिंग रिवर्सल, स्ट्रिंग रिवर्सल मेरी टाइम में पूछा था तो मैं बोलूँगी स्ट्रिंग रिवर्सल एक बार देख जाना अच्छे से। और हाँ, फैक्टोरियल और फिबोनाची भी अच्छे से देख के जाना, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये है तुम्हारा यूनिट 4 का इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा, जो तुम्हें देख के जाना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, इतनी मेहनत करके पढ़ा रही हूँ तुम्हें, कम से कम शेयर तो कर ही सकते हो अपने दोस्तों के साथ, क्या नहीं कर सकते? इतना तो कर ही सकते हो। और क्या मांग रही हूँ मैं तुमसे एक शेयर ही तो मांग रही हूँ, लाइक मांग रही हूँ, सब्सक्राइब मांग रही हूँ, बस इतना ही तो मांग रही हूँ। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आते रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशंस आती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।